नमस्कार, मैं हूँ योगेश नागर, छत्रपति शिवाजी सरस्वती विद्या मंदिर बुलंदशहर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारा संपूर्ण राष्ट्र, यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व ही कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित है। लेकिन फिर भी हमें अपना कर्तव्य का निर्वहन करना है, पठन पाठन लगाना है, क्योंकि और भी हमारे साथ इस देश में जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट है या चिकित्सा विभाग है, सभी अपने काम पर लगे हुए हैं और हमारे देश की या राष्ट्र की विकास की धुरी ना रुके, उसकी गति ना रुके, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। परंतु इसमें एक आपके सहयोग की भी पूरी हमें आवश्यकता है, आपका पूरा सहयोग मिलना चाहिए। तो सबसे पहले इस श्रृंखला में यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं आप तक किसी भी सब्जेक्ट का सरलीकरण करके आप तक पहुँचाने का प्रयास है हमारा, उसमें आपकी सहभागिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं, यह है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का। और एनसीईआरटी में सबसे जो पहला चैप्टर आता है, पुष्पी पादप जो है उनका जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन है या उनके जो एक तरीके की संपूर्ण जो उनकी रचना है उसके विषय में पहला चैप्टर है ये। तो इसके क्रम में हमने जैसा कि आप जानते हैं पहले पढ़ चुके हैं हम इसकी, जिसमें हमने सबसे पहले फ्लावर को लिया था। फ्लावर के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो किसी भी फ्लावर के 4 पार्ट जरूरी होते हैं जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, जिसमें कि एक एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलेक्सी और कोरोना है। यहाँ पर हम सबसे पहला पार्ट है जो एंड्रोसियम से रिलेटेड है। एंड्रोसियम की यूनिट है फिलामेंट यानी एंथर। इस पूरा जो पार्ट है इसे बोलते हैं स्टामेन। ये स्टामेन है यानी किसी भी पुष्प का जो जननांग भाग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अगर इस पर हम चर्चा करें तो देखते हैं ये 2 मुख्य पार्ट से बना हुआ है। ऊपर इसमें एंथर है और नीचे इसमें एक लंबा सा एक रचना पाई जाती है जिसे फिलामेंट कहते हैं। इसी एंथर में पॉलन ग्रेन यानी परागकण का निर्माण होता है। ये रचना आप पहले समझ चुके हैं, पहले हमने बता दिया इसके बारे में आपको। आज हम देखते हैं, आज हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एंथर, यानी इस एंथर का विकास किस क्रम में होता है, इसको हम पढ़ेंगे। तो ये था ये है डेवलपमेंट ऑफ एंथर। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो स्टामेन है इसमें ये एंथर ऊपर की तरफ होता है और नीचे ये लंबा फिलामेंट होता है। जब इसके विकास की बात आती है तो सबसे पहले एक फिलामेंट की फॉर्मेशन होती है। फिलामेंट बनता है सबसे पहले और इस फिलामेंट के ऊपरी भाग थोड़ा सा इसकी कोशिकाएं ज़्यादा विभाजन करती हैं, ज़्यादा डेवलप होती हैं, ज़्यादा डिवाइजन उसमें होता है और इस तरीके से ये भाग थोड़ा सा फूल जाता है, थोड़ा कुशन शेप में आ जाता है, बड़ा हो जाता है। धीरे धीरे ये पोजीशन इसकी, अगर हम इसका यहाँ पर TS लें, इसकी अनुप्रस्थ काट लेकर देखते हैं तो उसका ये रचना दिखाई देती है। धीरे धीरे ये बटरफ्लाई लाइक शेप जो है उसे लेने लगती है। सबसे बाहर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सिंगल सेल की एक लेयर बन जाती है जिसे एपिडर्मिस बोलते हैं। ये सिंगल सेल की जो लेयर है इसको चारों तरफ से ओवरलैप करती है और इस एपिडर्मिस का काम मुख्य रूप से होता है इसको सुरक्षा प्रदान करना, इसकी सेफ्टी करना। तो ये एपिडर्मिस का काम है। इसके अंदर पाई जाने वाला जो टिश्यू है, जो कोशिकाएं हैं, वो लगातार विभाजित होती है और इस विभाजन की जो ये डेवलपमेंट है, इसकी अगली श्रृंखला में ये शेप कुछ इस शेप को एज्यूम कर लेती है, इस शेप में आ जाती है। यहाँ पर शेष रचना जो एपिडर्मिस है वो एज इट इज बनी रहती है, लेकिन इनमें से कोई सी 4 कोशिकाएं जो लगभग बराबर दूरी पर होती हैं, जैसे ये 4 कोशिकाएं हैं जो बराबर दूरी पर होती हैं, कुछ अलग काम करने लगती हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव है, वो अपेक्षाकृत अन्य कोशिकाओं के अपेक्षाकृत ज़्यादा डेंस हो जाता है, ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा, अन्य सेल्स की तुलना में इनका रेट ऑफ डिवीजन ज़्यादा हो जाता है। इस रचना में जो सेल पाई जाती है जिनका कोशिका द्रव, जिनका साइटोप्लाज्म ज़्यादा डेंस हो गया, उनको बोला जाता है आर्चीस्पोरियल सेल। तो इसमें इस तरीके से 4 आर्चीस्पोरियल सेल की फॉर्मेशन होती है, 4 आर्चीस्पोरियल सेल का निर्माण होता है। अब इस आर्चीस्पोरियल सेल और डिवीजन करती है। तो यहाँ पर हमने केवल इसके एक पार्ट को लिया है, इसका हमने ये
केवल इस पार्ट को हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें आगे क्या डिवीजन होता है। तो ये आर्चीस्पोरियल सेल सर्वप्रथम दो भागों में बट जाती है। ये आर्चीस्पोरियल सेल जो दो भागों में बटी है यहाँ पर, इसमें से बाहर की ओर की जो सेल है वो उसका निर्माण पैराइटल सेल बनती है, उसे पैराइटल सेल कहते हैं, और अंदर की सेल जो है वो उसे प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल कहते हैं। मैं फिर एक बार आपको बता दूं, जिस आर्चीस्पोरियल सेल का निर्माण हुआ था, ये आर्चीस्पोरियल सेल आगे चलकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जो बाहर की ओर पैराइटल सेल और अंदर की ओर प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स का निर्माण करती है। धीरे धीरे ये विकास इसका और होता है और इसमें डेवलपमेंट होता है और ये शेप ले लेती है। इसमें है, ये बन गई स्पोर मदर सेल, जिसमें 2n लिख देते हैं, गुणसूत्रों की संख्या इसमें 2n है, डिप्लॉइड सेल है। और रही ये पैराइटल सेल जो थी, ये पैराइटल सेल, बाहर वाली पैराइटल सेल, ये तीन पार्ट्स में फिर डिवाइड हो जाती है, 3 अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाती है। सबसे बाहर ये जो फॉर्मेशन करती है एंडोथीसियम लेयर का, उसके अंदर बनती है मिडल लेयर सेल और इसके बाद बनती है टैपेटम लेयर सेल। धीरे धीरे ये जो सेल बनी, यानी पैराइटल सेल से 3 तरह की सेलों का निर्माण हुआ है, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टैपेटम। और अंदर जो थी यानी प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो थी, उसको हमने यहाँ कहा है स्पोर मदर सेल। तो इस तरीके से ये एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टैपेटम जो 3 सेल बनी है, जिन 3 सेल्स का डेवलपमेंट किससे हुआ है, इस पैराइटल सेल से निर्माण हुआ है, इस पैराइटल सेल से बनी है। ये पैराइटल सेल अपने चारों तरफ स्फेरिकल डिवीजन करती हैं। स्फेरिकल मतलब जो साइड है उससे ये कट लेती हैं और धीरे धीरे जो स्पोर मदर सेल है उसको ओवरलैप करती है। इस तरीके से इस स्पोर मदर सेल्स के चारों तरफ 3 लेयर बन जाएंगी, ठीक है। यानी कि जो पैराइटल सेल से बनी हुई जो 3 सेल हैं, उसमें सबसे बाहर वाली जो एंडोथीसियम है, जो बीच में है वो मिडल लेयर सेल है और सबसे भीतरी वाली टैपेटम है। ये तीनों सेल परिधीय विभाजन करती हैं और साथ साथ ये जो स्पोर मदर सेल है इसको ओवरलैप करती है। यानी इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्पोर मदर सेल थी वो चारों तरफ से 3 लेयर से ढक जाती है, जिसमें सबसे बाहर कौन सी है, एंडोथीसियम लेयर, मिडल लेयर और टैपेटम लेयर। इस तरीके से ये रचना ले लेती है। यानी ये स्पोर मदर सेल चारों तरफ से ओवरलैप हो गई इन तीनों के द्वारा। अब स्पोर मदर सेल में भी क्या होता है, इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है और ये स्पोर मदर सेल किसका निर्माण करती है, अंदर पॉलिन ग्रेन का निर्माण करती है। ये इसमें पॉलिन भरे हुए हैं, पॉलिन ग्रेन की फॉर्मेशंस करती है। तो इसमें इस तरीके से जब ये आगे तीनों सेल है ये रचना ले लेती है, यानी ये जो पहले से हम देखते आ रहे हैं, ये एपिडर्मिस से सबसे बाहर की लेयर है। इसके बाद वाली है एंडोथीसियम लेयर है। ये एंडोथीसियम लेयर है जो इसमें इस तीनों में सबसे बाहर वाली है, बीच वाली मिडल लेयर है और अंदर टैपेटम लेयर है। ये चारों तरफ से इसको ये ओवरलैप कर लेती है। इस तरीके से जो एंडोथीसियम लेयर है इसका कार्य कुछ विशिष्ट होता है। यानी एंडोथीसियम लेयर, एंडोथीसियम जो लेयर्स की जो सेल्स हैं, आप देख रहे हैं कि ये अन्य सेलों की तुलना में अगर हम देखें तो ये इससे शेप और साइज में थोड़ा सा बड़ी है। बड़ी के साथ साथ इसमें कोशिका द्रव की मात्रा, साइटोप्लाज्म का जो मात्रा होती है वो अपेक्षाकृत थोड़ी सी ज्यादा होती है। कौन सी सेल में, एंडोथीसियम सेल। इसका वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी एंथर की मैच्योर हो जाने पर, एंथर के पक जाने पर इसका साइटोप्लाज्म एक तरीके से सिकुड़ जाता है और इस तरीके से बैंड की फॉर्मेशन कर लेता है। इसके सिकुड़ जाने से इस पूरी भित्ति पर, इस पूरे लेयर पर एक दबाव बनता है, जिस दबाव के कारण ये बाद में एंथर फट जाता है, खुल जाता है। तो एंडोथीसियम लेयर, इसका काम क्या हुआ, इसका काम होता है स्फुटन में सहायता करना। यानी जो हमारा जो एंथर है, जब उसमें स्फुटन होगा
वो फटता है, उसमें से पॉलन ग्रेन बाहर जाते हैं, तो इस मैकेनिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंडोथीसियम लेयर। ठीक है, दूसरा आता है मिडल लेयर। ये मिडल लेयर की 2 या 3 लेयर पाई जाती हैं, 2 और 3 थिक जो सेल लेयर होती है वो इसे चारों तरफ से ओवरलैप कर लेती है मिडल लेयर। इसका कोई ज़्यादा मुख्य काम नहीं होता, केवल इसका काम होता है यानी अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको एक सुरक्षा प्रदान करती है, उनकी सेफ्टी करती है, उन्हें एक मैकेनिकल पावर देती है। और सबसे भीतरी लेयर होती है टैपेटम लेयर। देखिए टैपेटम लेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। और टैपेटम का काम क्या होता है, फूड सप्लाई करना, यानी कि जब ये सेल्स यानी स्पोर मदर सेल से जब पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, पॉलन ग्रेन डेवलप होता है, तो वो यहाँ इस खाली जगह में आ जाते हैं। इस समय जब ये पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो रही है स्पोर मदर सेल से, इस समय इनके विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, परंतु ये मुख्य जो इनकी कला थी उससे पृथक हो चुके हैं। इस समय में टैपेटम लेयर जो है इस पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के समय इनको भोजन यानी भोजन पहुंचाता है, इसको फूड और न्यूट्रिएंट की डिलीवरी करता है। यानी टैपेटम का मुख्य कार्य है कि पॉलन ग्रेन के निर्माण के समय में ये इसको न्यूट्रिएंट देता है, पोषक तत्व पहुंचाता है यहाँ तक। तो ये मुख्य टैपेटम का ये काम है। तो इस तरीके से ये तीनों लेयर है। इसमें और एक स्पेशल रचना बन जाती है, एक मुख्य रचना और बन जाती है जिसे स्टोमियम सेल कहते हैं। ये स्टोमियम सेल्स यहाँ पाई जा रही हैं, आप देख रहे हैं 2 से 3 जोड़ी ये स्टोमियम सेल होती हैं। स्टोमियम सेल जहाँ ये पाई जाती हैं इस एंथर में, तो यहाँ पर होता क्या है कि ना एपिडर्मिस होती है, ना एंडोथीसियम लेयर होती है, स्टोमियम सेल होती है। ये स्टोमियम सेल जहाँ पर पाई जाती है यहाँ से थोड़ा सा लूज अटैच होता है, ये लूज अटैच होता है। और लूज अटैच का कारण ये है कि जब एंडोथीसियम लेयर एक दबाव डालती है उस समय ये स्टोमियम सेल यहाँ से खुल जाती हैं, ये टूट जाता है और मैच्योर होने के बाद सारे पॉलन ग्रेन बाहर यहाँ से निकल जाते हैं। यानी ये हमेशा जो इसका स्फुटन होता है, जब कोई एंथर खुलता है तो वो कहाँ से खुलता है, वो इसकी स्टोमियम सेल से खुलता है। स्टोमियम सेल से ये पॉलन ग्रेन बाहर जाते हैं। तो ये रचना थी डेवलपमेंट ऑफ एंथर की। फिर एक बार हम बता रहे हैं कि ये डेवलपमेंट ऑफ एंथर है। जो एंथर यानी कि जो स्टामेन का एक मुख्य भाग होता है और ये एक पुष्प का नर जननांग भाग है यानी स्टामेन। इसके विकास की सारी आपको अलग अलग स्टेजेस दिखाई हैं। इसके साथ ही अगर कोई भी समस्या होती है तो आप हमसे दोबारा भी मालूम कर सकते हैं, दोबारा व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि इसका ये वीडियो और इसके संबंधित जो भी नोट्स हैं वो आपको इसमें भेज दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर। जी नमस्कार।